हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा राज्य व्यवस्था चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में, और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, दोस्तों ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं राज्य व्यवस्था में। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम संविधान से जुड़ी सारी बातें, प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, उनसे जुड़ी हुई हम वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और हिस्ट्री तो अपलोड हो चुका है दोस्तों। इसकी किसी की भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या नॉलेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मंत्री परिषद का जिक्र किया था, और मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं वह किसी न किसी मंत्रालय के हेड हो जाते हैं। दोस्तों, जो कुछ मंत्रालय जो हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो उनको ही दोस्तों हम आज समझेंगे। आज दोस्तों हमारा जो रहेगा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वो रहेगा गृह मंत्रालय। दोस्तों, इसको हम समझेंगे, जिसको हम होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों, होम मिनिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। जो गृह मंत्रालय दोस्तों, वह हमारे देश में क्या इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, और अगर गृह मंत्रालय नहीं होता तो क्या होता, और गृह मंत्रालय पूरे देश को किस तरह से मैनेज करता है, यह भी दोस्तों हम देखेंगे। उसके बाद में अगर और बात करें इसमें, तो जो कुछ एजेंसियां रहती है दोस्तों, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, कुछ डिफेंस एजेंसियां रहती है, कुछ रिसर्च एजेंसियां रहती है, कुछ खुफिया एजेंसियां रहती है, और कुछ जांच एजेंसियां रहती है। उन सब को दोस्तों देखेंगे, क्योंकि हम अगर आम तौर पर अगर देखें, हमने सुना है या देखा है दोस्तों, हम केवल आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के बारे में, जो सेना तीन प्रकार की, उनके बारे में दोस्तों हमको पता होता है। लेकिन गृह मंत्रालय के अंडर भी कुछ एजेंसी आती है जो हमको जानना काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्तों हम इस देश में रहते हैं, तो ऐसी हमको पता रहनी चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी सेवाएं होती है, जो हमको शायद पता तो होती है लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। दोस्तों, मतलब कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का जो हमारा बेसिक सा लेक्चर रहेगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगी कि ऐसी भी सेवाएं हैं, और उसमें ऐसे भी व्यक्ति जो काम करते हैं, जो हमारे लिए मतलब बाउंड्री पर और देश की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों उनको हम सबको देखेंगे। वो सब किस में देखेंगे? तो गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्ट्री होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे देश में अगर व्यवस्था की बात करें तो दो प्रकार की सरकारें रहती है। जैसे अगर केंद्र लेवल पर देखें तो केंद्र सरकार, और राज्यों में भी अपनी राज्य सरकार रहती है। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्यों में जो राज्य सरकार है, उनका दोस्तों क्या है, उनके बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, मित्रतापूर्ण के संबंध होने चाहिए। ऐसे संबंध होने चाहिए कि जैसे केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और सीधा राज्यों में लागू हो जाए। ठीक, उसमें ही दोस्तों फ़ायदा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और केंद्र और राज्यों के बीच क्या संबंध अच्छे नहीं है, दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध है, तो कोई राज्य या कोई दूसरा राज्य उसको क्या अपने राज्य में लागू नहीं होने देगा, तो फिर वह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो क्योंकि केंद्र सरकार अपने मतलब कि अपने निर्णय पर अड़ा रहेगा, और राज्य सरकार अपने निर्णय पर अड़ा रहेगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, दोनों के बीच क्या होगा, टकराव होता रहेगा। और इसमें बीच में कौन है दोस्तों? जनता। क्योंकि केंद्र और राज्य में अगर देखें तो राज्यों में क्या रहती है, जनता ही तो रहती है। जो सरकार की योजना है वो दोनों के क्या है, आपसी समस्या से, आपसी दोनों के बीच दुश्मनी से क्या होगा, जनता को सही से इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसके लिए क्या है कि केंद्र सरकार और हमारे जो राज्य, उनके बीच संबंध अच्छे रहें। दोस्तों, संबंध अच्छे कैसे रहेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा गृह मंत्रालय, वही दोस्तों हमारा जो पूरा देश है, सेंट्रल है, उसको मैनेज करता है। तो जो हमारे राज्यों के संबंध किस तरह अच्छे रहने चाहिए? जो गृह मंत्रालय जो हमारे पूरे देश को मैनेज करता है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखिए, राज्य जो भी योजना सेंट्रल लेवल से बनती है, वो कहीं ना कहीं राज्यों तक पहुंचती है, तो उसमें गृह मंत्रालय की अहम भूमिका हो जाती है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो भी सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसियाँ निकलती है, जो कि हर क्षेत्र में अगर देखें दोस्तों, वैकेंसियाँ जो निकलती है, फिर उसके बाद में कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और उनको जो वेतन भत्ता दिया जाता है जो सेंट्रल लेवल से, दोस्तों वहाँ भी जो गृह मंत्रालय का है, उनका दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्व बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों उनका ही काम है पूरे देश को क्या करना, पूरे देश को मैनेज करना, पूरे देश को चलाना। मैं दोस्तों सबका नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग मंत्रालय बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब कि बीज है, मतलब यहाँ से ही गृह मंत्रालय से उसकी शुरुआत हो सकती है, यूँ आप कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो देश के अंदर हुआ। उसके बाहर अगर देखें दोस्तों,
तो देश के बाहर भी अगर आसपास से सीमा की रक्षा करना, देश के अंदर भी अगर देखें तो जो जनता की रक्षा करना, मतलब जो हम जनता, सरकार जनता को चुनकर भेजती है वहाँ सेंट्रल में, तो दोस्तों सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की सुरक्षा करे। मतलब दूसरे बाउंड्री पर भी जो दूसरे लोग आते हैं, आतंकवादी टेररिस्ट, उनसे भी, और अंदर अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उनसे भी क्या है, आम नागरिक को प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे। तो ये दोस्तों सारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, गृह मंत्रालय की बन जाती है। ठीक, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गृह मंत्रालय का हमारे देश में तो कहीं मतलब कितना महत्व हो जाता है। अब दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन क्या है, कुछ एजेंसी आती है। आपको दोस्तों महत्व तो समझ में आ गया होगा। कुछ एजेंसी आती है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंडर में, वो एजेंसियां आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है दो नॉलेज को पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हमारे देश में मतलब कुछ अदर ऐसी सर्विसेज भी है जिनके बारे में हमको पता तो है लेकिन बहुत कम, और आपको ऐसा लगेगा कि आर्मी के अलावा भी ऐसे कोई लोग हैं जिन पर हम प्राउड कर सकते हैं, ऐसे वो सर्विस में काम करते हैं देश के लिए। देखिए दोस्तों, जो दोस्तों एजेंसियां जो गृह मंत्रालय के अंडर में रहती है, उनके वैकेंसियां भी निकलती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों डिफेंस एजेंसी रहती है, फिर खुफिया एजेंसी रहती है, उसके बाद में जांच एजेंसी रहती है। तो दोस्तों इनको सबको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो रक्षा एजेंसी की हम बात करेंगे। ठीक है, रक्षा एजेंसी की बात करेंगे। रक्षा एजेंसी की बाद में दोस्तों हम देखें तो जो सीमा पर, जो हमारी सीमा है जो चारों ओर दोस्तों, वहाँ पर जो सीमा जो बाउंड्री है वहाँ पर कौन कौन सी हमारी एजेंसी है, जो फोर्सेस है दोस्तों, वो कार्य करती है। तो दोस्तों जो 7 ऐसी फोर्सेस है, जैसे कि BSF हुआ, ITBP हुआ, SSB हुआ, उसके बाद में AR हुआ जिसको हम असम राइफल कहते हैं, NSG हुआ। ठीक, सी मतलब और बहुत सारी एजेंसियाँ, उनको दोस्तों हम देखने वाले हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सीमा पर तो क्या है, आर्मी मतलब रहती है, जैसे कि हम आम भाषा में सुनते हैं तो 3 प्रकार की जो सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है। तो दोस्तों आर्मी रहती है बाउंड्री पर, लेकिन दोस्तों आर्मी नहीं रहती है, आर्मी पीछे रहती है। जो सीमा जो बॉर्डर पर जो प्रोटेक्ट करती है वो 4, जो कि अगर देखें तो BSF करती है दोस्तों। BSF के बाद में अगर देखें तो एक जो रहती है ITBP रहती है। ठीक है, ITBP के बाद में SSB रहती है, और SSB के बाद में AR रहती है जिसको हम असम राइफल बोलते हैं। ये दोस्तों बाउंड्री पर रहती है। ठीक, एक तरह से आप जो कह सकते हैं कि जो कंपनी, एक कंपनी का एक एग्जांपल समझिए, एक कंपनी रहती है, वहाँ पर अगर देखें तो कोई गार्ड रहता है। बड़ी कंपनी के सामने आपने देखा होगा गार्ड वर्दी पहने खड़ा रहता है, या बैंक के सामने कोई गार्ड रहता है, या नाइट के समय अगर देखें तो नाइट वॉचमैन रहता है, चौकीदार रहता है। तो वो क्या करता है, पूरा उसको प्रोटेक्ट करता है। इससे क्या है, ये जो मतलब कि ये जो एजेंसियाँ रहती है ये क्या करती है, हमारे देश को चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों आर्मी का रोल तब आता है जब कोई युद्ध हमारा किसी से शुरू हो चुका है, हमारा युद्ध अगर किसी से शुरू हो गया है तो वहाँ ये पीछे आ जाती है और वहाँ फिर आर्मी चली जाती है। जो कि अधिकतर अगर देखें तो हमारी जो बाउंड्री लगती है दोस्तों वह पाकिस्तान से लगती है, और पश्चिम में अगर देखें तो पूर्व में अगर चीन से लगती है। ठीक, दोस्तों वहाँ की जो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, हमको लगता है कि वहाँ से युद्ध शुरू होने वाला है, तो जो क्या है, ये जो अदर जो ये है जो फोर्सेस है ये पीछे आ जाती है और आर्मी आगे चली जाती है। जो कि दोस्तों अगर देखें तो आर्मी हम 3-4 युद्ध लड़ चुके पाकिस्तान से, और जो कि इसका जवाब भी हम दे चुके पाकिस्तान को, जो कि हमको पता है। लेकिन दोस्तों आर्मी का काम युद्ध के समय होता है, उस समय आर्मी पीछे रहती है, और ये जो फोर्सेस है दोस्तों BSF, ITBP, SSB और AR, ये ही मतलब कि 24 घंटे वहीं पर तैनात रहती है। ठीक दोस्तों, इनको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैप मैप यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों समझने के लिए। ये अगर यहाँ पर इसको इस तरह से अगर कर लिया जाए ये, और ये दोस्तों समझने के लिए आप ये समझ लिए कि ये भारत का मैप है। तो अगर इधर साइड दोस्तों अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है, ये इधर, तो यहाँ पर दोस्तों होती है BSF। कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है BSF, ये इधर BSF होती है दोस्तों। ठीक,
अगर इधर देखें तो दोस्तों यहाँ पर तिब्बत आ जाता है, जो कि आपको पता होगा तिब्बत एक चीन का एक भाग बन चुका है, एक राज्य। दोस्तों यहाँ पर रहती है आईटीबीपी, ठीक, यहाँ पर आईटीबीपी रह जाती है। उसके बाद में अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक देश आ जाता है जिसका आपने नाम सुना होगा भूटान। भूटान इधर आ जाता है। अगर देखें तो चीन तो है सही, तो भूटान और नेपाल यहाँ पर हो जाती है दोस्तों, एसएस भी यहाँ पर हो जाती है। और जो बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है दोस्तों, बांग्लादेश और इधर देखें तो यहाँ म्यांमार शुरू हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारी होती है जिसको बोलते हैं एआर, असम राइफल। ये चार है दोस्तों, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। जो पाकिस्तान तरफ से बीएसएफ है, और इधर देखिए तो जो तिब्बत का जो इलाका आ जाता है आईटीबीपी, और भूटान और नेपाल को जो प्रोटेक्ट करती है वो है एसएसबी और एआर। इनको दोस्तों हम बारी बारी से देखने वाले हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो चार मतलब प्रोटेक्ट जो करती है दोस्तों, इधर तो समुद्र आ गया, इधर तो किस से प्रोटेक्ट करना, कोई देश है ही नहीं इधर तो दोस्तों यही है। तो जो चारों जो प्रोटेक्ट करती है, जो चारों जो है क्या है, ये एक मतलब कि एक जो संस्थापक एजेंसी रहती है दोस्तों, जिसको हम पेरेंट एजेंसी भी बोल सकते हैं, उसका नाम है दोस्तों, अगर देखें तो 7 एजेंसियां उसी के अंडर में आती है, ठीक। उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों जो 7 एजेंसियां रहती है, 7 एजेंसियों को हम देखने वाले हैं। जो 7 एजेंसियां वो किसके अंडर में आती है, तो आती है सीएपीएफ, ये दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल जो कि इनको बोला जाता है। तो ये दोस्तों क्या है कि ये एक संस्थापक है, और इनके अंदर क्या आती, 4 तो ये है, और उसके बाद में 3 एजेंसी और है जिसकी हम बात करेंगे। वो 7 ही दोस्तों ये सीएपीएफ के अंडर आती है, और इसका एग्जाम जो कंडक्ट कराती है दोस्तों सीएपीएफ का, वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग करवाती है। हर वर्ष इसकी वैकेंसी निकलती है, और उसमें एग्जाम देकर आप क्या है, किसी भी जो हमारी सर्विसेज है जो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर दोस्तों आप अपनी सेवा दे सकते हैं जो सिलेक्ट होकर। दोस्तों सीएपीएफ के अंडर ही 7 जो सर्विसेज है। इसके बाद में दोस्तों जो बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एआर के बाद में एक एनएसजी रहता है, एनएसजी के बाद में सीआरपीएफ रहता है, ठीक। और उसके बाद में ये अगर देखें तो सीआईएसएफ रहता है, वो जो इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्ट करता है। ऐसे 207 सर्विसेज रहती है, ये सीएपीएफ के अंदर आती है। और सीएपीएफ के जो एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी संघ लोक सेवा करता है, जो हर वर्ष होती है, ठीक। दोस्तों ये दोस्तों इनको हम देखें। जो बीएसएफ की अगर बात करें दोस्तों, तो इधर प्रोटेक्ट करती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र को। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर इसकी स्थापना दोस्तों, पहले यह शुरू से बीएसएफ नहीं था हमारे जो फोर्सेस में, ये इसको दोस्तों 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई। जब 2 युद्ध हुए दोस्तों 1962 और 1965 में, तब इसकी कमी महसूस की गई, और फिर दोस्तों इसको बीएसएफ को बनाया गया 1 दिसंबर 1965 को। दोस्तों आपने देखा सुना भी होगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीएसएफ में दोस्तों एक स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग होती है, और स्पेशल की जो फोर्स होती है उसको बोला जाता है, जो अगर देखें तो वहाँ पर जो कोबरा कमांडो, ठीक, इसमें अगर देखें दोस्तों तो कोबरा कमांडो होते हैं, जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनके कमांडो बन जाते हैं वो फोर्स है दोस्तों। ये कोबरा भी इसके अंदर ही आते हैं, कोबरा कमांडो, जो कमांडो का एक नाम दिया गया, जो कि उनकी फोर्सेस होती है। दोस्तों बीएसएफ अगर देखें तो स्थापना तो आपको मैंने बताई दी 1 दिसंबर 1965, ठीक, 1965 में बनी है। बीएसएफ के ऊपर दोस्तों आप एक मूवी भी देख सकते हैं, एक मूवी बनी है जिसका नाम है टेंगो चार्ली। टेंगो चार्ली काफ़ी शानदार मूवी है, उसमें दोस्तों बीएसएफ की काफ़ी अच्छी भूमिका दिखाया गया है। आप उस मूवी से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। जो उसमें अगर देखें तो अजय देवगन और बॉबी देओल की मूवी है, उसमें उन्होंने हीरो का रोल किया है, जो कि एक बीएसएफ के कमांडो के रूप में वो कार्य करते हैं। दोस्तों आपको काफ़ी प्राउड होगा उस मूवी को देख करके बीएसएफ कितना अच्छा कार्य करती है, ठीक दोस्तों। तो ये बीएसएफ के बारे में हुआ। ऐसा ही कार्य अगर देखें दोस्तों तो आईटीबीपी करती है इंडो तिब्बत, जो कि तिब्बत और इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर दोस्तों एसएसबी भूटान और नेपाल में वही काम करती है। और एआर जो कि म्यांमार और अगर देखें तो जो बांग्लादेश है, जो असम राइफल जिसको हम बोलते हैं, ये दोस्तों वहीं पर अपना सेवा देती है। दोस्तों असम राइफल की एक विशेष बात जो कि आपको याद रखनी है कि असम राइफल सबसे पुरानी फोर्सेस है, सबसे पुरानी फोर्सेस असम राइफल है। और इसमें अधिकतर जो ऑफिसर्स आते हैं वो आर्मी से अधिकतर आते हैं। ये आता तो किसके अंडर है, सीएपीएफ के अंडर, लेकिन दोस्तों इसको ऑर्डर कौन देता है, तो इसको रक्षा मंत्रालय ऑर्डर देता है। मतलब एक तरह से कि आर्मी का ही एक पार्ट मान लो, लेकिन आर्मी उसको बोला नहीं जाएगा दोस्तों, ये सीएपीएफ मतलब गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है, ठीक। अब दोस्तों ये हमने
जो कि बाउंड्री पर जो फोर्सेस अपनी सेवा देती है उन चारों को दोस्तों हमने देखा। उसके बाद में दोस्तों अदर जो सेवा रहती है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि इस हम बात करें सीआरपीएफ की बात करें दोस्तों, तो आपने देखा होगा चुनाव के समय जो चुनाव होते हैं, या कोई नेता हुआ, मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हुआ, उनके दोस्तों सुरक्षा में जो साथ साथ रहते हैं, या कोई गवर्नमेंट का कोई कार्यक्रम चल रहा है वहाँ दोस्तों जो प्रोटेक्ट करते हैं वो दोस्तों जो जवान रहते हैं वो रहते हैं सीआरपीएफ के, ठीक, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स इसको दोस्तों बोला जाता है। मतलब जो देश के अंदर जहाँ भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है दोस्तों प्रोटेक्ट की, वहाँ दोस्तों सीआरपीएफ के और मतलब कि इनके ये फोर्सेस ही वहाँ पर भेजी जाती है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़े तो सीआरपीएफ के बाद में एक होती है जिसको बोला जाता है एनएसजी दोस्तों, यह पहले नहीं था, इसके बाद में जो एक एजेंसी आती है जिसको आपको याद रखना है सीआईएसएफ जो होती है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, ये जो नाम से पता चल रहा है कि जो उद्योग बड़े बड़े कंपनियां रहती है उनको प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। ये 7 जो एजेंसी है जो हमने देखी, जो 4 दोस्तों ये बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है। अगर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखें तो बीएसएफ, आईटीबीपी अगर देखें तो जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उधर, और अगर एसएसबी अगर देखें तो भूटान और नेपाल, और एआर देखें तो तिब्बत और जो बांग्लादेश, ये बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है चारों। अगर देखें तो ये अंदर जो जनता है, नेता है, राजनेता है, जो चुनाव होते हैं दोस्तों उनको प्रोटेक्ट करती है। सीआरपीएफ जो कोई आतंकवादी अगर आ जाते हैं तो उनसे लड़ने का कार्य करती है। एनएसजी दोस्तों हर समय नहीं जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है, जब खास जब जाती है दोस्तों, ये ऐसे नहीं जाती, उसके बाद जाती है। एनएसजी का अगर देखें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो कि हुई थी वो दोस्तों 1984 में हुई थी, क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो 1984 में जब इसकी जो स्थापना हुई वो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, जब देश ने ऐसी कमी महसूस की, सरकार ने कि ऐसी मतलब गार्ड होने चाहिए, किसी फोर्सेस जो क्या करे मतलब प्रोटेक्ट के लिए तैयार है, तो दोस्तों उसी में एनएसजी को 1984 के बाद ही बनाया गया। अब दोस्तों ये तो हमने देखी डिफेंस एजेंसी, इसके बाद में हम खुफिया एजेंसी और जो जाँच एजेंसी है उनको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस रफ करने के बाद। तो हमने 7 जो डिफेंस एजेंसी है उसको हम देखा। अब दोस्तों हम उसके बाद में खुफिया एजेंसी को देखने वाले हैं, जो गुप्त रहती है, मतलब वो दिखती नहीं है और अपना कार्य करती है, अपनी सेवाएं देती है। उनका कार्य ये रहता है दोस्तों कि गुप्त तरीके से भेष बदल कर उनके जो एजेंट रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, वो भेष बदल लेते हैं, और भेष बदल कर मतलब जो उनको टारगेट दिया जाता है जानकारी इकट्ठा करना, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं और भारत सरकार को देते हैं। दोस्तों ऐसी एजेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है खुफिया एजेंसी वो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो 1968 में इसको बनाया गया। अगर देखें तो मैकाऊ इसके क्या थे, संस्थापक थे, क्योंकि दोस्तों 2 युद्ध हो चुके थे, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से। उसके बाद में दोस्तों एक ऐसी एजेंसी की कमी महसूस की गई जो क्या करे, इन देशों में जाए, विदेश में, और वहाँ भारत के खिलाफ क्या योजना बनती है, क्या भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते और भारत के खिलाफ युद्ध करने की क्या रणनीति है उनकी, दोस्तों इसका पता लगाए और भारत सरकार को बताए। तो इसलिए दोस्तों 1968 में क्या हुआ कि मैकाऊ को उस समय अगर देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, फिर इनको काम दिया गया कि तुम इसका स्ट्रक्चर तैयार करो रॉ का, और फिर उनको ही संस्थापक बना दिया गया। उसके बाद से दोस्तों जो बहुत से काम थे जो कि रॉ ने अपने काम से उनको क्या क्या, जो बहुत सारा महत्व इनका बढ़ जाता है रॉ का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो देश के हित में आते हैं। ठीक दोस्तों, उसको हम किसी दिन देखेंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के बारे में नाम सुना होगा, जिन्होंने काफ़ी मतलब कि देश के लिए किया था और पाकिस्तान में उनको बंद कर दिया था। रॉ के ऊपर दोस्तों आप मूवी काफ़ी बनी, लेकिन दोस्तों वो इतनी रॉ को परफेक्ट नहीं बताती है। जैसे कि आप देखें तो एक था टाइगर भी थी, उसमें रॉ का जिक्र होता है, लेकिन दोस्तों सलमान खान की एक मतलब मसाला मूवी बनकर रह जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो जो एक मूवी थी जिसका नाम था द हीरो सनी देओल की, उसमें भी दोस्तों कुछ कुछ रॉ को दिखाएगा, पूरी तरह से नहीं दिखाएगा। उसके बाद में आप एक मूवी वो जो जॉन इब्राहिम की जो मूवी आती है जिसका नाम है रोमियो अली अकबर, उसमें दोस्तों रविंद्र कौशिक को और रॉ को कुछ कुछ पूरी तरीके से दिखाया गया। दोस्तों रॉ को आप गुप्त तरीके से, इनको हम रॉ एजेंट को हम जान नहीं सकते, गुप्त रहते हैं। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ें तो ये तो देश के बाहर कार्य करती है दोस्तों, भारत में नहीं रहते ये। अब उसके बाद में जो देश के अंदर कोई अगर आ जाता है, कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो उसके लिए होती है दोस्तों आईबी,
इंटेलिजेंट ब्यूरो, ये दोस्तों सबसे पुरानी अगर खुफिया एजेंसी की बात करें तो आईबी यहाँ पर आती है, जो कि अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। ये दोस्तों अंदर जो देश के अंदर जो भी आतंकवादियों की एक्टिविटी होती है तो खुफिया तरीके से उसकी जांच करती है और क्या करती है, उसको भारत को उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक, इसके लिए दोस्तों आप आईबी के लिए एक मूवी देख सकते हैं जिसका नाम है मद्रास कैफे, जो जॉन इब्राहिम की मूवी है। मद्रास कैफे से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं आईबी की क्या भूमिका है भारत में। ठीक, उसके बाद में दोस्तों एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है एनआईए। ठीक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नाम से पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेट करती है, किसी की जांच करती है। जैसे कि दोस्तों कोई एक्टिविटी हुई है तो वहाँ पर कोई आतंकवादी आ गए तो क्या करती है, उनको मतलब निपटती है उनसे और उनकी जांच करती है। मतलब वहाँ पर ऐसा जो भी कोई उनको सबूत मिलता है वो इकट्ठा करती है और टेररिस्ट को क्या है, भारत से ख़त्म करने में ये मतलब अपनी भूमिका निभाती है। ठीक दोस्तों, ये जो रो है ये खुफिया एजेंसी है, ये देश के बाहर कार्य करती है और आईबी ये देश के अंदर कार्य करती है, भी खुफिया एजेंसी है। एनआईए है ये जांच एजेंसी है, इसको 2008 में बनाया गया। ठीक दोस्तों, जब कमी महसूस की गई, जब ताज होटल पर जब हमला हुआ तो उसके बाद में सरकार ने कमी महसूस की कि एक नेशनल लेवल पर एक एजेंसी रहनी चाहिए जो क्या करे, जो आतंकवादी जो घटनाएं होती है उनकी जांच करे और उनका सबूत इकट्ठा करे और उनको मतलब भारत से ख़त्म करने में अपनी भूमिका निभाए। दोस्तों उसके बाद में एनआईए की स्थापना होती है। ये तो दोस्तों खुफिया एजेंसी हुई। उसके बाद में अगर बात करें तो कुछ और जांच एजेंसी होती है जो आपको पता रहनी चाहिए। जैसे कि अगर देखें तो एक होती है एनसीबी, नेशनल नारकोटिक कंट्रोलर ब्यूरो। ठीक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसका जो नशीली चीज़ें होती है दोस्तों, जो बाउंड्री पर जैसे विदेश से भारत में लाई जाती है नशीली चीज़ें, जो कि आप देखते हैं, जो कि अगर चरस हुआ, गांजा हुआ, कॉफिन हुआ, जो कि काफ़ी घातक होता है दोस्तों, वो पकड़ने में यह अपनी कार्य करती है। इसका कार्य यही कि ड्रग्स को पकड़ना और जो लाता है उसको सज़ा दिलवाना, उसको मतलब उसके किए के जो दंड देना। तो बाउंड्री पर जो हमने जो देखा था बीएसएफ, अगर देखें तो असम राइफल हुआ, फिर एसएसबी, उनके साथ मिलकर भी कार्य करती है नारकोटिक ब्यूरो। और अगर देश के अंदर कोई आ गया तो उसको भी पकड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका कार्य है कि देश को मतलब नशा से मुक्त करना। ठीक, तो एनसीबी हुआ दोस्तों। ये जो खास एजेंसियां थी जहाँ से मतलब आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और क्वेश्चन बन सकता है तो यहीं से बनेगा। ठीक, जो दोस्तों गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय की यह भूमिका होती है हमारे देश में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में कुछ और मंत्रालय जो आते हैं तो दोस्तों वो भी आपको बताऊंगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आपको पता चला होगा कि आर्मी के, एयरफोर्स और नेवी के अलावा भी कुछ ऐसी सर्विसेज होती है, ऐसी फोर्सेस होती है जो अपनी सेवा देश के लिए देती है, जिनके बारे में हमको बहुत कम जानकारी मिलती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलता